हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल क्लिक टू लर्न में स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2025 में जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी का कलेक्शन लेकर आया हूं और ये मेरा आज का अंतिम वीडियो है। इसके पहले 9 पार्ट वीडियो बना चुका हूं। ये 10 नंबर का पार्ट वीडियो है। अब अगर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यूट्यूब पे जितने भी लोगों ने कंप्यूटर का प्रश्न किए होंगे 2 घंटा 3 घंटा में ख़त्म कर चुके हैं। मेरा लगभग 10 पार्ट्स है, यानी कि लगभग 8 से 9 घंटा का वीडियो है ये। तो इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि मैंने इतना डिटेल्स से विस्तार से समझाया है ना कि इस टाइप से यूट्यूब पे कोई नहीं समझाया है अभी तक से। तो इस वजह से टाइम तो लगेगा। अगर मैं किसी भी टॉपिक को विस्तार से समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, तो टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन अगर आप इसे एक बार पूरा सीरीज को देख ले रहे हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। जो अंडर ग्रेजुएट वाले वो ज़रूर ही पूरा सीरीज देकर ही जाए। तो चलिए, इसके पहले हम लोग 110 क्वेश्चन कर चुके थे और आज से 111 नंबर का क्वेश्चन करना है। और आप लोगों ने जो प्यार दिखा रहे हैं हमारे वीडियो पे, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूं। और इसी तरीक़ा से मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्त से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। तो आइए, रोज़ की तरह बिना टाइम व्यर्थ किए हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ, क्योंकि हम लोग का टारगेट होता है कि पहले प्रश्न किया जाए, बाद में बातचीत किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 111 में क्या कह रहा है। ठीक, ये रहा प्रश्न संख्या 111। आप जितने धैर्य से पूरे वीडियो देखें, इसको भी बस उसी धैर्य से देखना है, क्योंकि लास्ट वीडियो है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल तो आप मिलेगा, आप मिलना भी चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन आसान अगर दे देगा तो सब लोग बना देंगे। तो फिर पढ़ना ना पढ़ना तो अंतर के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। इस वजह से आप थोड़ा सा जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन करके जाते हैं तो वो बाकी लोगों से क्वेश्चन अच्छा कर पाते हैं, उनका नंबर थोड़ा अच्छा होता है। तो इस वजह से आप धैर्य बनाकर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आराम से पूरा वीडियो देखना है। आइए पढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि एम एस एक्सेल इंटरफेस का निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट वर्तमान में सक्रिय सेल या सिलेक्ट की गई सेल के रेंज का नाम डिस्प्ले करता है। ठीक है ना, रेंज का नाम डिस्प्ले करता है। मैंने ये वीडियो पहले भी करके दिखाया था आप लोगों को, मतलब ये प्रश्न पहले भी कर कर दिखाया था। एक्सेल का प्रश्न है, यानी कि ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये एक्सेल हो गया, आपका एक्सेल का सीट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, या तो जो एक्टिव सेल है उसका नाम प्रदर्शित करेगा या फिर सेल रेंज का नाम प्रदर्शित करेगा। सेल रेंज के बारे में आपको बताएंगे, वो बताए होंगे हम। सेल रेंज क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तो कोई सेल को सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो इसका स्टार्ट सेल और अंतिम सेल, यानी कि ये स्टार्ट वाला बॉक्स और लास्ट वाला बॉक्स, इन दोनों का एड्रेस क्या है? तो इन दोनों का एड्रेस से ही टोटल इसके अंदर जो सब के सब आ जाएगा। ठीक, और इसी को बोलते हैं सेल रेंज बोलते हैं। अगर एक सेल के बारे में बात करेंगे, सिर्फ सिंगल सेल के बारे में बात करें, तो ये क्या हो जाएगा? सेल नेम हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि सेल का नाम कहाँ प्रदर्शित करेगा। जैसे मान लीजिए अभी आप इसमें 3 लिख दिए हैं, मैं दूसरा पेन ले ले रहा हूँ कलर, इसमें आप 3 लिख दिए हैं, ठीक, तो ये किस सेल में लिखा हुआ है, ये कहाँ पर दिखेगा? ठीक है, ये कहाँ पर दिखता है? तो ये सब नेम बॉक्स में दिखता है। ये नेम बॉक्स में दिखता है। नेम बॉक्स कहाँ रहेगा अभी बता रहा हूँ। जैसे ये एक्सेल के ऊपर देखिएगा तो एक छोटा सा पतला लाइन रहता है, जैसे फार्मूला बार कहते हैं, और फार्मूला बार यहाँ से 2 भाग में डिवाइड रहता है। इसमें ये दिखाई देता है कि आप सेल के अंदर लिखे क्या हैं, ठीक है ना, इसमें मैटर दिखाई देगा सेल के अंदर लिखे कहाँ है। ये है नेम बॉक्स। ये बॉक्स का नेम प्रदर्शित करता है कि किस बॉक्स में है। ठीक, अगर इसमें 3 लिखे हैं तो यहाँ पर 3 लिख कर आ जाएगा। अगर कोई फार्मूला लगा कर 3 लिखे, जैसे इसमें फार्मूला हम लगाए होंगे कि इज इक्वल टू 2+1, तब 3 हुआ है, तो यहाँ पर 3 ना लिखकर लिखेगा 2+1, या यहाँ पर 3 दिखेगा। एक मतलब कि 2 और 3 जोड़कर, सॉरी 2 और 1 जोड़कर 3 आया हुआ है। ये नेम बॉक्स का मतलब ये किस सेल में लिखा हुआ है, तो सेल का एड्रेस में लिख कर आएगा। जैसे ये 1 नंबर का सेल है, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ऊपर आपको पता ही है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है और डी होता है। तो किस में लिखा हुआ है? 3। तो पहले इधर से किसको लेंगे? रो को लेंगे, तो डी में लिखा हुआ है। ठीक, किस कलम में लिखा हुआ है? तो 2 में लिखा हुआ है, यानी कि D2। नेम बॉक्स में क्या लिखेगा? D2। तो ये सारा कि सारा जो भी है ये नेम बॉक्स में दिखता है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेम बॉक्स। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर को मूलभूत प्रचालन को ध्यान में रखते हुए कमांड लाइन इंटरफेस, यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेस या टर्मिनल में टैब कुंजी दबाने का तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस में या फिर जो टर्मिनल टैब होता है उसमें टैब बटन दबाने से क्या होगा, ये पूछ रहा है कि टैब बटन दबाने से क्या होता है। ठीक,
आइए देखते हैं ऑप्शन को। कह रहा है कि यह वर्तमान में टाइप किए गए कमांड को निष्पादित कर देता है। निष्पादित मतलब उसको लागू कर देता है, नहीं गलत है। यह अंतिम, अच्छा ये टाइप है। यह अंतिम टाइप किए गए अक्षर को डिलीट कर देता है, नहीं डिलीट नहीं करेगा। कमांड लाइन इंटरफेस में डिलीट नहीं करेगा। बाकी अगर बात करेंगे, अगर आप वर्ड में आप कोई भी डॉक्यूमेंट में लिखे होंगे और लिखने के बाद अगर सिलेक्ट कीजिए कोई टेक्स्ट वगैरह को तो उसको डिलीट कर सकता है, बट ऐसा डिलीट नहीं करेगा। आगे कह रहा है कि यह वर्तमान में टाइप किए गए के में ये कमांड या फाइल नाम को ऑटो कंप्लीट करने का प्रयास करता है। कमांड लाइन को ऑटो कंप्लीट करने का प्रयास करता है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कह रहा है कि यह वर्तमान में टाइप किए गए कमांड या फाइल का नाम जो हो उसे ऑटो कंप्लीट करने का प्रयास करता है, यानी कि जो भी होगा उसे ऑटोमेटिक कंप्लीट करने का प्रयास करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने प्री इंस्टॉल पेंट्रेंसन, इसको ध्यान रखिएगा, टेस्टिंग टूल के कारण लैपटॉप और डेस्कटॉप पर एथिकल हैकिंग, ठीक, हैकिंग के बारे में पूछ रहे हैं, एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है ना, यानी कि एथिकल हैकिंग वगैरह, या फिर अपने जो सिस्टम है आपका, लैपटॉप है, कंप्यूटर, साइबर सुरक्षा कहने का मतलब कि अगर कोई साइबर अटैक कर रहा है तो उसे आपको सुरक्षा कैसे मिलेगा, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कारगर है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये तो मैक ओएस जो होता है किसके लिए होता है, तो पता होगा आपको, मैक एप्पल के लिए होता है। ये ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिनक्स की बात कर रहा है ये, उबंटू लिनक्स। ठीक, उसके बाद काली लिनक्स, हाँ ये मैं पीछे भी थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा किया था, काली लिनक्स के बारे में। हैकिंग वगैरह से रिलेटेड कार्य काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली लिनक्स। बाकी आपको विंडो 10 के बारे में पता है, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जनरल सिस्टम में डाला जाता है, जो आप लोग यूज करते हैं पर्सनल पीसी वगैरह में इसको यूज किया जाता है। विंडो 10 को, माने विंडो से रिलेटेड विंडो 10 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये सब पीसी में यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर में यूज करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शेड्यूल एल्गोरिदम कन्वय प्रभाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, जहां एक लंबे समय से चल रही प्रक्रिया अपने पीछे चल रही प्रक्रियाओं, माने छोटी प्रक्रिया को, अपने पीछे चल रही छोटी प्रक्रियाओं को अवरुद्ध कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, पहले से छोटा है, अब कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि एक सिस्टम होता है FCFS, यानी कि पहले आओ और पहले पाओ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अच्छा मैंने आपको सभी के सभी प्रश्न कराया हूँ, एक भी प्रश्न छुड़ा नहीं हूँ, ठीक है ना। सब जो भी अगर इजी है तो इजी को, या फिर मॉडरेट है तो मॉडरेट भी कराया हूँ, हार्ड है तो हार्ड भी कराया हूँ। किसी तरह का बाइकआउट क्वेश्चन को मैंने नहीं किया हूँ। आइए देखते हैं 215 नंबर क्वेश्चन की। MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर वाटरमार्क अप्लाई करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सेटिंग प्रत्येक पेज पर, यानी कि आपके पास जितने भी पेज हो, इसके सटीक स्थान निर्धारण और डिजाइन साइज पर सबसे कम नियंत्रण प्रदान करता है। यहाँ से आपको पढ़ना होगा, इसके सटीक स्थान निर्धारण और साइज पर सबसे कम नियंत्रण प्रदान करता है। पहले समझ लेंगे वाटरमार्क होता क्या है। जैसे ये आपका पेज हो जाएगा वर्ड डॉक्यूमेंट का। अब वाटरमार्क दो प्रकार के यूज कर सकते हैं। वाटरमार्क आप एक इमेज के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक। दूसरा वाटरमार्क आप टेक्स्ट के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक, यानी कि आप लिख कर भी कर सकते हैं और कोई इमेज भी लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा एक लोगो दिख रहा होगा, ये सब क्लिक टू लर्न, ये बड़ा वाला, ये मान लीजिए एक प्रकार का वाटर मार्किंग है। हालांकि ये वाटर मार्क नहीं है, वाटर मार्क के रूप में मैं यूज नहीं किया हूँ, लेकिन ये वाटर मार्क के जैसा ही दिख रहा है, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो इमेज वगैरह होता है वो पेज के, आप कहीं भी पेज पे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे बीच में एडजस्ट करना हो, साइड में एडजस्ट करना होगा, जहाँ पे एडजस्ट करना हो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वाटर मार्क की खासियत बात ये होता है कि ये पेज पर होता है, यानी कि जब टेक्स्ट लिखिएगा ना तो टेक्स्ट वाटर मार्क के ऊपर आ जाता है और वाटर मार्क पीछे चला जाता है और हल्का हल्का दिखता है। आप चाहिएगा तो उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, डिलाइट भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा उसे डिलाइट ही करके रखा जाता है, यानी कि धुंधला करके रखा जाता है। अच्छा, धुंधला इस वजह से रखा जाता है कि जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट लिखा हुआ है और वॉश आउट, इसको देखने में परेशानी नहीं हो।
अब परेशानी के कारण मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पीछे जो लोगो लग रहा है ये भी रेड कलर का है और मैं टेक्स्ट भी रेड कलर का लिख दूंगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होगा। दोनों का कलर जब मैच होगा ना तो पढ़ने में दिक्कत होगा, इस वजह से इसको हाईलाइट ना किया जाता है। तो ये बताना होगा इसका कौन सा स्थान सटीक निर्धारित करेगा, जो साइज और जो जैसे पेज का साइज, सॉरी पेज का साइज नहीं, वाटरमार्क का साइज हो, उस पर कम, बहुत कम से कम सेटिंग करना होगा, ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगा। तो मैं करके भी आपको दिखाऊंगा। अभी इसमें क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे प्री वाटरमार्क मिल जाएंगे। प्री वाटरमार्क का मतलब ऑटोमेटिक ऑटो एडजस्ट हो जाएगा पेज पे, आपको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेक्स्ट लिखे हैं तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट इस पर एडजस्ट हो जाएगा, उस पर कम कंट्रोलिंग करना होगा, ज़्यादा उस पर कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका पहले देख लेंगे इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ लेंगे पहले। सबसे पहले देख लेंगे ए नंबर का, कि कस्टम पिक्चर वाटरमार्क इंसर्ट करना तथा इसके स्केल और वॉशआउट सेटिंग को एडजस्ट करना। नहीं, वो तो कह रहा है कि सबसे कम नियंत्रण प्रदान करना है, जबकि यहाँ पर तो ज़्यादा हो रहा है। यानी कि कस्टम वाटरमार्क को इंसर्ट करना, उसके बाद एक्सेल स्केल जो होता है, अच्छा स्केल क्या होता है, उसका साइज है, यानी कि पेज पर कितना बड़ा और कितना छोटा चाहिए। वॉशआउट का मतलब ये होता है कि धुंधला अगर चाहिए तो वॉशआउट पर क्लिक कर देना है, या बॉक्स रहेगा वॉशआउट का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो इमेज या टेक्स्ट धुंधला हो जाएगा। अगर टिक हटा दीजिएगा तो फिर वो क्लियर दिखने लगेगा। उसके बाद करेंगे विशिष्ट लेआउट ऑप्शन से कस्टम टेक्स्ट वाटरमार्क इंसर्ट करना। नहीं, ये भी नहीं होगा। आगे करेंगे वाटरमार्क गैलरी से पूर्व निर्धारित वाटरमार्क टेम्पलेट का उपयोग करना। पूर्व निर्धारित यानी कि पहले से उसमें वाटरमार्क निर्धारित किया गया है, अगर इसको हम यूज कर रहे हैं तो सबसे कम इस पर कंट्रोलिंग करना होगा, ज़्यादा कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस पर कंट्रोलिंग किया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको वाटरमार्क करके दिखा रहा हूँ, वाटरमार्क आप लोग देखे भी होंगे। जैसे इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ मैं, और ये रहा आपका वर्ड। ठीक, चले जाएंगे यहाँ से डिजाइन। डिजाइन मेनू में आने के बाद, यहाँ डिजाइन टैब में आने के बाद में देखिए यहाँ पर लिखा होगा वाटरमार्क। ठीक, खुल रहा है, और यहाँ पर जो फर्स्ट में दिखाई देगा आपको, ये प्री लोडेड है, यानी कि पहले से इस पर लोड करके रखा हुआ है। हाँ देखिए, दिख रहे हैं यहाँ से कॉन्फिडेंटल लिखा हुआ है। ये सब क्या है, डोंट कॉपी जो लिखा हुआ है, ये सब क्या है, वाटर मार्क हुआ है। इस पर आपको ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे कम कंट्रोलिंग होता है, यानी कि पहले से सब कुछ लोडेड है। अब इसको कैसे लिखना है, वर्टिकल में लिखना है, हॉरिजॉन्टल में लिखना है, ये सब आप कर सकते हैं। जैसे तिरछा लिखा हुआ है या सीधा लिखा हुआ है, भी तिरछा लिखा हुआ है, तो जो भी अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, पेज में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पेज में देखिए अप्लाई हो गया होगा, ये अप्लाई हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें बहुत कम सेटिंग करना होगा, पहले से ऑलरेडी ये पेज में एडजस्ट हो गया है। ठीक है, और ये धुंधला भी दिखेगा, टेक्स्ट इसके ऊपर लिखेंगे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, मतलब टेक्स्ट अच्छा से देख पाएंगे, आसानी से देख पाएंगे, देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहा आपका वाटरमार्क। वाटरमार्क के रूप में आप इमेज भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको वाटरमार्क के रूप में इमेज यूज करना है तो कस्टम वाटरमार्क पे चल जाना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा सेटिंग करना होगा। पिक्चर चाहिए तो पिक्चर सेलेक्ट करना है, इसमें से पिक्चर ले लेंगे, कौन सा पिक्चर चाहिए आपको, जो भी पिक्चर चाहिए यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। जैसे आपको ऑफलाइन लेना है, यानी कि आपको सिस्टम से लेना है तो ऑफलाइन में चले जाइएगा। अगर आपको इंटरनेट से लेना है तो यहाँ पर लिखेगा ऑनलाइन के लिए, अभी नेट मेरे लैपटॉप में नहीं है तो यहाँ पर ट्राई अगेन लिख रहा है, वर्क ऑफलाइन में चले जाएंगे तो यहाँ से आपका ड्राइव खुल जाएगा। चलिए, सिस्टम थोड़ा स्लो मेरा काम कर रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ से पिक्चर ऐड कर सकते हैं, खुल गया तो देखिए लीजिए, इंसर्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं वाटरमार्क के रूप में ये मेरा इमेज आ गया है पेज पे, ये वाटरमार्क के रूप में इमेज दिखाई दे रहा होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये तो प्रश्न समझ गए होंगे, और अगला प्रश्न है कि मानक ASCII कोड का उपयोग करके कितने अद्वितीय वर्णों, यानी कि यूनिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि यूनिक कैरेक्टर को दर्शाया जा सकता है। जो ASCII कोड होता है इसके द्वारा कितने अद्वितीय कैरेक्टर को दर्शाया जा सकता है, तो इसके लिए 128 कैरेक्टर दर्शाया जा सकता है, 128 बीट का कैरेक्टर को दर्शा सकते हैं। और यार आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम अवधारणा सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से यह सुनिश्चित करने में शामिल है कि एकाधिक प्रक्रिया, एक से अधिक जो क्रिया होता है, डेटा करप्ट किए बिना, डेटा को डिलीट किए बिना एक साथ फाइलों को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकती है। माने कि डेटा को करप्ट किए बिना एक साथ कई फाइलों को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसे एडिट वगैरह कर सकता है।
तो इसके लिए ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट से नहीं होगा। पेजिंग भी नहीं होगा। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इससे भी नहीं होता। किससे होगा? तो फाइल लॉकिंग मैकेनिज्म में। फाइल लॉकिंग मैकेनिज्म का यूज करेंगे तो बहुत कम चांस रहता है इसमें फाइल को करप्ट होने में, ठीक है। यानी कि फाइल बहुत कम, मतलब 0 पॉइंट कुछ % चांस रहेगा कि फाइल करप्टिंग। अच्छा, करप्ट का मतलब डिलीट हो सकता है, होता है, डिलीट ही होता ही है करप्ट का मतलब। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपर केस अक्षर बी ASCII मानक निरूपित करने के लिए उपयोग की जाती है। अच्छा, इसके बारे में आपको मैं डिटेल्स जब क्लास लाऊंगा, जल्द ही वो क्लास आएगा, तो इसके बारे में बता देंगे। इसका जो कोड होता है, कोड के बारे में, इससे कितने रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, वो सब सारे के सारे मैंने डील कर दूंगा। तो अक्षर बी के लिए 66 यूज किया जाता है। और भी अन्य लेटर मिलेंगे, उन सभी के बारे में आपको बताएंगे वहाँ पर कि किसके लिए कौन सा लेटर यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 66 हो जाएगा। और ये रहा अगला प्रश्न आपको। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आज प्रश्न की संख्या थोड़ा ज़्यादा है और लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। आगे कह रहा है कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते समय, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है सबसे उपयुक्त होगा यदि प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रेजेंटेशन उन प्राप्तकर्ताओं के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से स्लाइड शो, यानी कि ऑटोमेटिक स्लाइड शो व्यू में ओपन होता है, जिनके पास MS पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं है। ये बात बोल रहा है। यानी कि आपको पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है उसको किस फाइल फॉर्मेट में सेव करिएगा कि अगर किसी के सिस्टम या फिर आप ही के सिस्टम में कभी मान लीजिए पावर पॉइंट का जो एप्लीकेशन हो अनइंस्टॉल हो गया है, फिर भी आपका जो प्रेजेंटेशन का फाइल है वो खुल सके, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब कि डिफ़ॉल्ट रूप से जो पावर पॉइंट का फाइल है वो स्लाइड शो में कब खुलेगा? तो स्लाइड शो में खुलने के लिए उसका जो एक्सटेंशन होता है .ppsx होता है। यानी कि किसी भी फाइल को .ppsx में खोल दीजिएगा, यानी कि सेव कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट किस में खुलता है? स्लाइड शो व्यू में खुलता है। हालांकि ये क्वेश्चन तो पीछे भी मिल चुका है, ये दोबारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखिएगा रिपीटेड भी है, NTPC बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीटेड किया हुआ है। तो जब भी पावर पॉइंट के फाइल को डायरेक्ट स्लाइड शो व्यू में खोलना होगा, यानी कि डायरेक्ट प्रेजेंटेशन के रूप में खोलना होगा चलाने के लिए, तो उसे .ppx में सेव किया जाता है। अच्छा, ppx में सेव कैसे करेंगे? तो जैसे ही आप Ctrl+S बटन दबाइएगा सेव करने के लिए, तो आपसे पूछता है फाइल का नेम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर फाइल का नाम दे जाएगा, जैसे मैंने फाइल का नाम ABC दे दिया, देने के बाद में इसका एक्सटेंशन यहीं पर सेव कर देंगे, डॉट क्या ppsx। जैसे ये सेव करेंगे, अब इस फाइल को जब दोबारा खोलेंगे, जहाँ भी सेव किए होंगे, डेस्कटॉप या फिर डॉक्यूमेंट में, कहीं पर भी सेव किए होंगे, वहाँ से जब डायरेक्ट खुलिएगा ना, तो ये डायरेक्ट किस में खुलेगा? स्लाइड शो व्यू में खुलेगा, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन व्यू में नहीं खुलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विंडोज आधारित सिस्टम में अल्ट कुंजी का निम्न में से कौन सा संयोजन एक्टिव विंडो के कंटेंसुअल कंट्रोल मेनू को डिस्प्ले करने की सबसे अधिक संभावना रखता है, विशेष रूप से जब तक कि टाइटल बार अगम्य हो, ठीक है। इसके बारे में बोल रहा है। यानी कि आपको यहाँ पर कंट्रोल मेनू के बारे में पूछ रहा है कि जैसे मान लीजिए अल्ट के साथ में कौन सा बटन दबाएंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कंट्रोल मेनू का उपयोग, कंट्रोल मेनू खुल जाए। अच्छा, कंट्रोल मेनू में होता क्या क्या है? कंट्रोल बटन में जैसे कि क्लोज का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद में मिनिमाइज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक। उसके बाद में मैक्सिमाइज का ऑप्शन मिलेगा, और भी मूव का भी ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारा और भी एक दो गो इसमें ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। किसमें? कंट्रोल मेनू में। तो कंट्रोल मेनू कैसे ओपन करेंगे, यानी कि अल्ट के साथ में कौन सा बटन दबाएंगे कि कंट्रोल जो मेनू होगा वो कैसे ओपन होगा? तो अल्ट के साथ में आपको स्पेस बार बटन दबाना है, अल्ट के साथ में स्पेस बार बटन दबाना है, कंट्रोल का मेनू खुल जाएगा। कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे अभी जिस पे काम कर रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि मैंने टेक इन्फिनिटी 2 पे काम कर रहा हूँ, तो अल्ट के साथ में मैंने स्पेस बटन दबा दिया, देखिए वहाँ पर खुल गया होगा। देखिए यहाँ पर कोना में दिख रहा होगा टेक इन्फिनिटिव जहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर जाइए, देखिए रीस्टोर का ऑप्शन है, मूव का है, साइज का है, मिनिमाइज का है, मैक्सिमाइज का है, क्लोज का है। तो ये सब क्या है? सब ये कंट्रोल मेनू है, यानी कि जो एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए। रिस्टोर करना है तो रिस्टोर पर क्लिक कर देंगे, क्लोज करना है तो क्लोज पर क्लिक कर देंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं? अल्ट के साथ में स्पेस बटन दबाते हैं। और ये रहा आपका अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते समय सेव एज पिक्चर
यानी कि सेव एज ए पिक्चर प्रेजेंटेशन विकल्प का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी कि जैसे मान लीजिए आप कोई पावर पॉइंट में बनाया है डॉक्यूमेंट, उसको आप सेव करना चाहते हैं सेव एज पिक्चर में, तो क्यों सेव करना चाहते हैं उसका पूछ रहा है कि सेव करने का कारण बताइए। तो सेव करने का कारण बहुत सारे हो सकता है, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि क्या है। करेगा प्रत्येक स्लाइड को एक फोल्डर में एक अलग इमेज फाइल के रूप में सेव करना। अच्छा, प्रत्येक स्लाइड को बोल रहा है, जैसे पेज में 10 स्लाइड है तो 10 स्लाइड को अलग अलग फोल्डर में कह रहा है, नहीं गलत है, इसके लिए थोड़ा यूज होता है। पहली स्लाइड की एक स्टैटिक इमेज को प्रीव्यू के रूप में एम्बेड करना, नहीं ये भी गलत है। आगे कह रहा है कम बैंड विथ इंटरनेट कनेक्शन के तो बातें नहीं होगा। और आगे कह रहा है कि प्रेजेंटेशन कंटेंट को किसी भी अन्य एडिटिंग को रोकने के लिए, ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, अगर इसको आप इमेज के रूप में चेंज कर देंगे, तो इसमें एडिटिंग का मतलब 0 चांस रह जाता है कि आप 0 चांस, हो सकता है 0.1 चांस रख सकते हैं कि एडिटिंग हो जाए, बाकी आपको 99.9% चांस रखना है कि इमेज में एडिटिंग नहीं होगा। ठीक है ना। बात करेंगे पीडीएफ में, तो आप लोग सुने होंगे पीडीएफ में एडिटिंग भी नहीं होता, लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसे भी एप्लीकेशन है जो पीडीएफ में एडिटिंग करने के भी एक्सेस दे देते हैं, यानी कि पीडीएफ में भी एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि आप इसे जब पिक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर एडिटिंग का चांस बहुत ही कम होता है, रेयर केस में, नहीं के बराबर होता है, एडिटिंग होता नहीं है। तो इसको सेव कैसे करेंगे, पिक्चर में कैसे सेव करते हैं, इस पर आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये रहा पावर पॉइंट, इसको मैंने सेव कर रहा हूँ, ये खुल गया सेव एज का डायलॉग बॉक्स। और यहाँ पर देखिएगा ना, तो बहुत सारे यहाँ पर दिखेगा सेव करने के लिए, जैसे कि किस फॉर्मेट में सेव करना है, तो पिक्चर वाला फॉर्मेट ले लीजिए। जैसे पिक्चर का फॉर्मेट होता है पीएनजी, जेपीजी, टीआईएफ, ये सब किसका होता है, पिक्चर का फॉर्मेट होगा। तो इसमें से देखिए पीडीएफ में चेंज करना है तो पीडीएफ का है, एक्सपीएस में करना है तो एक्सपीएस का है, टेम्पलेट पावर पॉइंट एक टेम्पलेट होता है प्रेजेंटेशन, उसमें सेव करना है तो इसका भी है। आगे मैं दिखा रहा हूँ पिक्चर के बारे में, तो यहाँ पर जाइएगा, देखिए पीएनजी, ठीक है, ये भी पिक्चर है, इसमें भी सेव करिएगा तो एडिटिंग नहीं होगा। जेपीईजी, इसमें भी सेव करिएगा तो एडिटिंग नहीं होगा। टीआईएफ, ये भी एक इमेज का ही फॉर्मेट है, यहाँ पर भी सेव करिएगा तो क्या होता है, इसमें भी एडिटिंग के चांस बहुत कम होता है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ, ये भी समझ गए होंगे। और ये रहा आपका अगला प्रश्न है कि लिनक्स ओएस में किसी फाइल का नाम ओल्ड नेम डॉट टी एक्स टी, किसी फाइल का नाम ओल्ड नेम डॉट टी एक्स टी से क्या करना है, न्यू नेम डॉट टी एक्स टी करना है। ओल्ड नेम डॉट टी एक्स टी से न्यू नेम डॉट टी एक्स टी करना है, तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है, किसके बारे में बात कर रहा है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, लिनक्स एक प्रकार का ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अगर किसी भी फाइल फोल्डर का ओल्ड नेम जो पहले से नाम दिया हो उसको नया नाम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मूव करने की बात कर रहे हैं, ओल्ड नेम से न्यू नेम के लिए न्यू नेम में मूव करना है, तो इसके लिए कमांड होता है एम भी, ये बोला ओल्ड नेम डॉट टी एक्स टी, न्यू नेम डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हालांकि ये क्वेश्चन तो अलग पूछ दिया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, बाकी आप लोग ओएस के बारे में जानते होंगे। विंडो आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि WIN, विंडो आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके तो सारा कमांड आपको पता होगा, या फिर सारा तो नहीं पता होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। लेकिन लिनक्स में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका कमांड तो बहुत कम लड़का पढ़ता है, बहुत कम, क्योंकि इसके पहले कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रहा था। जैसे फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, इनपुट आउटपुट से पूछ दिया, स्टोरेज डिवाइस से पूछ दिया। बाकी इस बार जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, मज़ा आ गया है। सब लोग घबराया हुआ था क्वेश्चन आ कहाँ से रहा था। आप लोग ये पूरा क्वेश्चन देखने के बाद पता चल गया होगा कि अधिकतर क्वेश्चन MS ऑफिस से पूछा है। ये क्वेश्चन वही सही कर सकता है जो MS ऑफिस पर जिसका कंट्रोल बहुत अच्छा हो। ठीक, तो चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। और ये देखने के बाद आपका भी MS ऑफिस पे कंट्रोल जरूर ठीक हो जाएगा। और मैं और एक बात बोल रहा हूँ, मैं रोज़ 20 क्वेश्चन का मैं मॉक लाऊंगा कंप्यूटर का, जब तक NTPC का एग्ज़ाम ना हो जाए, पूरा NTPC का एग्ज़ाम तक 20 क्वेश्चन का मॉक लाऊंगा। उस 20 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, बीचों का 80 क्वेश्चन आपका मैंने सॉल्व करके रख दूंगा। यानी कि एक से मतलब आपको लगभग 20 ले, चलिए मैंने 30 मिनट बोल दे रहा हूँ, 30 से 45 मिनट लगेगा। 30 से 45 मिनट में रोज़ आपको 80 क्वेश्चन यूज होगा, 80 क्वेश्चन आप जान सकते हैं। ठीक है, और 80 क्वेश्चन कैसा है, एकदम कंसेप्ट वाला, एकदम डिट्टो लड़ने वाला मिलेगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये जिस तरीका से क्वेश्चन पूछा है, आइडिया तो मिल गया होगा। हम लोग एक MS ऑफिस सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, तो इसके बारे में तो बहुत ही अच्छे से नॉलेज है हम लोग को MS ऑफिस के बारे में, तो आपको खूब बढ़िया से इसके बारे में बता सकता हूँ।
ये सीरीज़ जल्द ही आएगा, बस 2 दिन का वेट करिएगा, ये सीरीज़ आ जाएगा। उसके बाद में और एक मैं सीरीज़ ला रहा हूँ आप लोगों के लिए कि एमएस ऑफिस बोल रहे हैं कि एनटीपीसी यानी फिर जो रेलवे के स्टूडेंट हो, वो कंप्यूटर के क्वेश्चन के लिए क्या करें। यानी कि मैं बताऊँगा कि अगर आप कंप्यूटर का क्वेश्चन से घबरा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा, और ये करने के बाद में आपसे 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछेगा, ठीक है ना? अब मैं जितना बताऊँगा अगर आप उतना कर लीजिएगा तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा। अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं, अगर क्वेश्चन का लेवल और हार्ड कर दिया तो सोच लीजिए अगर आपसे नहीं हो रहा है तो किसी से भी नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करवाइएगा, और 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही होता है। इसका मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊँगा कि इस बार जो कंप्यूटर का क्वेश्चन का जो वेटेज रहा है और पिछला बार वेटेज जो रहा है उसमें क्या अंतर है। अभी आप लोग कंप्यूटर जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा होगा तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे अन्य सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। बाइकआउट किसको करते होंगे तो कंप्यूटर को। जबकि ध्यान रखिएगा, सबसे अगर अधिक क्वेश्चन पूछने वाला होगा तो तीसरा नंबर पर कंप्यूटर है, थर्ड नंबर पर सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट पे किससे पूछा हुआ है, तो फर्स्ट में सबसे ज़्यादा अगर एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है तो करेंट से, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा करंट से क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में हिस्ट्री से पूछा है, करंट के बाद में हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है, ठीक। और सबसे अंतिम बात करें, यानी कि हिस्ट्री के बाद में बात करें, अंतिम नहीं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। सोच लीजिए टॉप थर्ड में आ रहा है। आप करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर तो आप डेली पढ़ते होंगे, तो करंट अफेयर हो सकता है, अच्छा करंट अफेयर का भी लेवल भी इस बार बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा था। इसमें भी बहुत सारे लोगों से नहीं पकड़ा रहा था। हालांकि ये करंट वाले जो करंट पढ़ाते होंगे वो समझेंगे। बाकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था कि आपसे नहीं बनेगा। हिस्ट्री वाला क्वेश्चन सब लड़का से बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं था। बाकी कंप्यूटर से क्या दिक्कत था कि जो लड़का कंप्यूटर से डर रहा था, तो जो आसान क्वेश्चन था, जो ईजी क्वेश्चन था कंप्यूटर का, वो भी इससे नहीं बन रहा था। हार्ड का तो छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे मैं जितना अभी अपलोड करा दिया हूँ, 10 वीडियो मैंने करा दिया हूँ, 10 वीडियो देख लीजिएगा ना, तो ईजी का अगर मॉडरेट भी क्वेश्चन रहेगा ना तो फिर आप बना सकते हैं, सिर्फ इतना से बना सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कारेगार होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब मैं वो वीडियो बनाऊँगा तो उसमें डिटेल चर्चा करूँगा आप लोगों को। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम के संदर्भ में रजिस्टरों से द्वितीयक भंडारण की ओर जाते हुए, यानी कि मेन मेमोरी से द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में बोल रहा है कि मेन मेमोरी से जब सेकेंडरी मेमोरी में जा रहे हैं तो जाते समय एक्सेस गति और प्रति बिट लागत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य सत्य है। यानी कि अब जब मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जा रहे हैं तो बताने का कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि एक्सेस गति बढ़ जाती है, एक्सेस गति बढ़ती नहीं है, घट जाती है, ठीक है ना, क्योंकि मेन मेमोरी पर जो भी डेटा रहता है ये फास्ट काम करता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी वाला डेटा क्या करता है, स्लो काम करता है। आपको इससे इस पे जाना है, ये मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी पे जाना है। तो गति बढ़ती नहीं है, क्या होता है, घट जाता है। एक्सेस गति कम हो जाती है, हाँ एक्सेस गति कम हो जाती है। आगे कह रहा है कि प्रति बिट लागत कम हो जाती है, हाँ प्रति बिट लागत भी कम हो जाती है। इसका सही आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ, और ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस रैम स्टैटिक रैम और डी रैम डायनेमिक रैम के बीच उनके आंतरिक आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस विशेषताओं के संदर्भ में अंतर का वर्णन नहीं करता है। यानी कि जो एस रैम है और डी रैम है, इसके अंदर जो आर्किटेक्चर बनावट है और इसका जो परफॉर्मेंस है उसका विशेषता कौन मतलब प्रदर्शन नहीं करता है, कौन वर्णन नहीं करता, उसके बारे में बताना है। तो ध्यान रखिए जो एस रैम होता है ना, ये डी रैम से फास्ट काम करता है। एस रैम जो होता है डी रैम से फास्ट काम करता है, क्योंकि एस रैम पर रजिस्टर की संख्या अधिक होता है जबकि डी रैम पर रजिस्टर की संख्या कम होता है। आइए ऑप्शन के द्वारा देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एस रैम का डिजाइन सरल होने के कारण यह अत्यधिक तीव्र है और इसे डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डी रैम समय समय पर डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता के कारण मंद हो जाती है। ये बिल्कुल सही है, यानी कि ओरिजिनली सही है, ऑप्शन के अनुसार नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि एस रैम डेटा को संग्रहित करने के लिए प्रति बिट अधिक ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं, हाँ इसमें अधिक ट्रांजिस्टर लगा होता है। उसके बाद में जो डी रैम है तुलना में तीव्र एक्सेस काल को प्रदान करता है, ये भी सही है। आगे कह रहा है कि एस रैम अधिक ट्रांजिस्टरों यानी कि प्रायः प्रति सेल 6 ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है जो इसे कम सघन बनाता है, जबकि डी रैम प्रति सेल केवल 1 ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है, ठीक है ना। एस रैम 6 को करता है, डी रैम 1 करता है, और
कैपेसिटर का उपयोग करता है जो इससे अधिक कॉम्पैक्ट बनाता है। बिल्कुल सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। जो भी लिखा हुआ है DRAM SRAM के बारे में ये सब सही है। आगे कह रहा है कि SRAM अपेक्षाकृत तीव्र और अधिक महंगा। अच्छा, तीव्र तो ठीक है, लेकिन अधिक महंगा के बारे में कहाँ से है? ये तो आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहा है कि इसका आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस तो ठीक है कि तीव्र है, लेकिन महंगा जो लिखा हुआ है गलत है। इसे मुख्य सिस्टम मेमोरी के लिए उपयुक्त बनाता है, जबकि DRAM अपेक्षाकृत मंद और सस्ता। नहीं, ये गलत है। यही वाला ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार ये सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में मिक्स्ड सेल रेंज रेफरेंस का उदाहरण है? ठीक है, मिक्स सेल रेंज रेफरेंस का उदाहरण है। ठीक है, तो मिक्स सेल रेंज के रेफरेंस का उदाहरण आपको जैसे कहने का मतलब ये एक आपको चिन्ह मिलेगा, उसके साथ इसका ABCD का कोई भी जिस सेल में रहेंगे उसका एड्रेस ले, जैसे C में है तो C2 ले लेगा। ठीक है ना, ये क्या होता है? मिक्स सेल रेफरेंस हो जाएगा। सिंगल सेल रेफरेंस के मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप D में है, D1 चाहे D2 में चाहे D3 में, तो सिंगल सेल रेफरेंस हो जाएगा। तो जो मिक्स के बारे में बात करेगा तो मिक्स सेल रेफरेंस इस टाइप से लिखा जाता है। तो ये बात करेंगे ये दोनों तरफ लगा हुआ है, गलत है। अगर ये वाला नहीं रहता तो सही रहता, ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये तो किसका फार्मूला होता है? ऐड का फार्मूला होता है। ये क्या है? सेल रेंज है। जो A1 से A5 लिखा हुआ है क्या होता है? ये सेल का रेंज होता है। उसके बाद A1 क्या है? तो A1 क्या हो जाएगा? सेल नेम हो जाएगा। ये सेल नेम हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये आपका अगला प्रश्न है कि विंडोज़ के किस संस्करण में स्टार्ट मेनू की शुरुआत हुई थी? स्टार्ट मेनू किस संस्करण से आने लगा है? स्टार्ट मेनू क्या होता है? मैंने बता दे रहा हूँ। स्टार्ट मेनू में देखिए, जितने भी कंप्यूटर में मैं प्री लोडेड आपका एप्लीकेशन रहेगा या फिर जो नए एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं उनका सभी लिस्ट प्रदर्शन करता है स्टार्ट मेनू। देखिए विंडो का स्टार्ट मेनू यही वाला है, ये जो दिख रहा है बटन है यही स्टार्ट मेनू है। ठीक है, यहाँ पर लिखेगा, कर्सर लेकर जाइएगा तो लिखेगा स्टार्ट। ठीक है, यही स्टार्ट मेनू। जैसे इस पर क्लिक करिएगा, आपके सिस्टम में जो भी इंस्टॉलेड है एप्लीकेशन वगैरह, फाइल फोल्डर वगैरह, ये सब लिस्ट वहाँ पर लेकर आ जाएगा। ठीक, ये सब लिस्ट दिखाई दे रहा है। तो यही पूछ रहा है कि इसका शुरुआत कब से हुआ था, किस विंडो से हुआ था? इसका जो शुरुआत है विंडोज़ 95 से हुआ है। विंडो 95 से हुआ है, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और विंडो शुरुआत 95 से भी किया था। बाकी ये सब तो लेटेस्ट में आ जाएगा। विंडो 10 सबसे लेटेस्ट कौन हो जाएगा? तो सबसे लेटेस्ट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा विंडो 11। ये सबसे लेटेस्ट है, इसके बाद अभी तक तो नहीं बना हुआ है। इसका जस्ट पहले क्या है? तो इसके पहले क्या है? विंडो 10। विंडो 10 इससे पहले है। बाकी जो विंडो XP है ये भी एक विंडो का ही है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है XP। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न रहेगा कि सिस्टम सेटिंग बदलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज़ 11 OS सेटिंग मेनू ओपन करता है? यानी कि सिस्टम की सेटिंग बदलने के लिए, जैसे मोबाइल का आपका सेटिंग चेंज करना है तो मोबाइल में क्या करते हैं कि आप ड्रैग करके सेटिंग में चले जाते हैं, क्लिक करते हैं तो चले जाएंगे। लेकिन ये पूछ रहा है कि आपको कंप्यूटर में जब सेटिंग करना होगा, यानी कि विंडो 11 या फिर 10 हो, दोनों में काम करेगा, उसमें जब सेटिंग करना होगा तो कीबोर्ड से कौन सी बटन दबाइएगा? तो कीबोर्ड के साथ कौन सा बटन दबाना होगा? कीबोर्ड में कौन सा बटन दबाइएगा कि कंप्यूटर का सेटिंग ओपन हो जाएगा? तो इसके लिए विंडो के साथ में आई बटन दबाना होगा। यानी कि जो विंडो का यहाँ पर एक बटन होता है विंडो का, मैं बना दे रहा हूँ, ऐसे करके बटन होता है, उतना तो परफेक्ट नहीं बन पाया है। तो इसके साथ प्लस आई बटन दबाइएगा तो सेटिंग ओपन हो जाएगा। मैंने दबा कर दिखा दे रहा हूँ। विंडो मैंने दबा दिया और इसके साथ आई बटन दबा दिया। ठीक, देखिए यहाँ से विंडो का जो लैपटॉप है उसका सेटिंग खुल गया, जो कंप्यूटर रहेगा उसका सेटिंग खुल जाएगा। ठीक है ना, तो ये उसका सेटिंग खुल गया है। इसमें जो भी सेटिंग करना आप सेटिंग कर सकते हैं। बाकी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में किसी MS एक्सेल सूत्र में 3 डायमेंशनल रेफरेंस का उपयोग सबसे प्रभावी रूप से आवश्यक होगा? 3 डायमेंशनल के रूप में बोल रहा है, सबसे प्रभावी रूप से कौन आवश्यक हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक वर्ष के लिए मासिक डेटा का निरूपण करने वाली समान रूप से संरचित वर्कशीट के अनुक्रम में एक विशिष्ट सेल मानों को जोड़ना। ठीक, इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न संख्या 229, इसमें कह रहा है कि आधुनिक CPU में, मॉडर्न CPU के बारे में बात कर रहा है, एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित करने के लिए, यानी कि कई निर्देशों को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है?
ये क्वेश्चन पहले भी मिल चुका है, यानी कि जो मॉडर्न सीपीयू है, अगर एक साथ उसे कई काम दिया जाता है तो किस तकनीक के द्वारा वो इससे काम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसे पाइपलाइनिंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइपलाइनिंग। ये पहले भी क्वेश्चन मिल चुका है। आगे चलते हैं कि कह रहा है कि एक लंबे समय एमएस, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, एक लंबे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, ये एक में रहेगा, में उत्पादन, अच्छा उत्पादन नहीं, यहाँ से उत्पाद एक में हो जाएगा नाम, उत्पाद नाम पर कई इंस्टेंस एक विशिष्ट कैरेक्टर स्टाइल लागू करता है। इसमें तो ज़्यादा ही टाइपिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक नहीं, थोड़ा सा ये स्पेस हो गया है। यदि उत्पादन में, यदि उत्पाद नाम में, यदि उत्पाद नाम के है, यदि उत्पाद नाम के इन सभी इंटेंस का फॉन्ट और रंग बदलने की आवश्यकता है तो इसके लिए सबसे दक्ष तरीका क्या है। यानी कि एमएस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, कोई भी इंटेंस होगा उसमें विशिष्ट कैरेक्टर स्टाइल लागू करने के लिए, यानी कि जो विशिष्ट स्पेशल कैरेक्टर स्टाइल है उसको लागू करने के लिए, अच्छा विशिष्ट जो कैरेक्टर स्टाइल हो जाएगा, जैसे कि उसका फॉन्ट हो जाएगा और उसका कलर हो जाएगा, उसका स्टाइल हो जाएगा, उसके बारे में बात कर रहा है। सबसे दक्ष तरीका क्या है, ये पूछ रहा है कि सबसे आसान तरीका क्या है। आइए प्रश्न के द्वारा देखते हैं, सॉरी ऑप्शन के द्वारा देखेंगे। करेगा फॉर्मेटिंग विकल्पों के साथ फाइंड एंड रिप्लेस, ये तो खोजो और ढूंढो वाला है, खोज कर नाम चेंज करने वाला तो गलत है। आगे करेगा प्रत्येक इंटरफेस को मैनुअल रूप से चुनना और नई फॉर्मेटिंग लागू करना, नहीं मैनुअल रूप से नहीं चुनना, पहले से प्री लोडेड है, उसको उसके बारे में बात कर रहा है। आगे करेगा फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर भी नहीं होगा, ये क्या करता है फॉर्मेट पेंटर, उसका फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेता है, तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करेक्टर स्टाइल की परिभाषा को संशोधित करना, ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये आपका अगला प्रश्न है कि विंडो 10 CMD में कौन सी कमांड बिना पुष्टि के, यानी कि बिना कन्फर्मिंग के वर्तमान निर्देश में सभी लॉग फाइल को डिलीट कर देता है, सभी लॉग फाइल को डिलीट कर देता है। लॉग फाइल के बारे में आपको मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि लॉग फाइल को आप डायरेक्ट डिलीट करना चाहिएगा माउस से तो डिलीट नहीं होगा, कीबोर्ड से चाहिएगा तो नहीं डिलीट होगा, उसके लिए कमांड से डिलीट करना होता है। कमांड के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है, तो उसके लिए होता है कि डॉट नहीं DEL*.log/Q। तो लॉग फाइल को डिलीट करने के लिए आपको ये वाला कमांड लागू करना होगा। ठीक है ना, CMD में जाकर ये कमांड लागू करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो भी लॉग का फाइल है सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। CMD के लिए मैंने आपको बता दिया था, विंडो के साथ R बटन दबाना है, विंडो के साथ में R बटन दबाना है, बॉक्स खुलेगा, इसी बॉक्स को कमांड लाइन बोलते हैं, कमांड बॉक्स को बोलते हैं। इसमें टाइप करना है क्या, CMD। ठीक है, उसके बाद टाइप करने के बाद में जब ओके करिएगा तो एक इंटरफेस खुलेगा और इस इंटरफेस में ये वाला कमांड लागू करना है। जब ये वाला कमांड टाइप करिएगा और इंटर बटन दबाइएगा तो क्या करेगा, जितने भी लॉग फाइल होगा सबको क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये आपका अगला प्रश्न है, अधिकांश यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि फाइल पहले से मौजूद नहीं है, पहले से फाइल मौजूद नहीं है तो खाली फाइल को क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। खाली फाइल को क्रिएट करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बताया था कि लिनक्स होता है कि यूनिक्स होता है, दोनों कैसा है तो ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो अच्छा इसके लिए जब न्यू फाइल बनाना होगा तो उसके लिए ऑप्शन यूज किया जाता है टच कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 233, और ये पूरे के पूरे स्लाइड का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी का धन्यवाद, इतने धैर्य से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपका जो सेट जब लगा रहे होंगे तो कंप्यूटर का क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिल रहा होगा उसे आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। बाकी आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट भी किया कीजिए, यानी कि जो भी आपको दिक्कत है आप उस रिलेटेड कमेंट जब ज़रूर कीजिए, या फिर जिस टॉपिक से मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जिस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, या फिर जिस वर्ड के बारे में आपको जानना होगा कंप्यूटर से रिलेटेड, जो भी कोई टेक्निकल वर्ड जिसके बारे में आपको नहीं पता है, जिसका परिभाषा नहीं पता है, उसके बारे में अगर जानना होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी है, आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। करेगा MS पावर पॉइंट टेम्पलेट को सेव करने के लिए, अच्छा MS पावर पॉइंट को किस में सेव करना है, टेम्पलेट में। ये तो 99% बच्चा गलत करेगा, आप जो सोच रहे हो तो होगा नहीं। सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, पहले मैंने इसको काट दे रहा हूँ, .pptx नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये टेम्पलेट में सेव करने के बोल रहा है, ना कि प्रेजेंटेशन में सेव करना है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का
एक्सटेंशन नाम डॉट PPTX होता है, लेकिन इसको ये टेम्पलेट में सेव करने को बोल रहा है, प्रेजेंटेशन में नहीं। तो टेम्पलेट के लिए होता है डॉट POTX, ठीक है, डॉट POTX। जैसे ही किसी फाइल को डॉट POTX में सेव करेंगे तो टेम्पलेट में सेव हो जाएगा, ठीक। मैंने इसको करके तो दिखा दे रहा हूँ, बाकी और थोड़ा सा 1 मिनट बात करेंगे। ये पहले आपसे करके दिखा दे रहा हूँ। ये रहा आपका पावर पॉइंट, मैंने सेव करने के लिए कमांड टाइप कर दिया, ठीक। यहाँ से चले जाइएगा सेव एज टाइप में, ये ऊपर में फाइल नेम है यहाँ पर, उसके नीचे सेव एज टाइप है। इस पर जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिएगा टेम्पलेट लिखा होगा, कहीं पर ढूंढिएगा, देखिए यहाँ लिखा है पावर पॉइंट टेम्पलेट, पावर पॉइंट टेम्पलेट। जैसे इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आप जब सेव करिएगा ना तो ये किस में चेंज होगा, टेम्पलेट में जाकर सेव हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉट POTX। चलिए, बात अब ये आपसे करना है कि आप थोड़ा सा मेरा वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि बहुत लोगों के पास चला जाए वीडियो। और इस बात से आपसे मैं खुश हूँ कि भले ही थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आप जो वीडियो को प्यार दे रहे हैं, जितना वॉच आवर मेरा बढ़ रहा है, उससे हमें बहुत ही खुश हूँ। आप लोगों ने मेरा वीडियो देख रहे हैं और उससे मुझे बहुत खुशी है। और आप सभी को इस बात से एकदम अवगत मैं करा रहा हूँ कि एकदम आप ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर में अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो किसी भी तरीका का आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छा, जो नए व्यक्ति हैं ना, नए बच्चे हैं, रोज़ जब मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, रोज़ मॉक वाला, वो ज़रूर उसे देखिएगा। उससे क्या होगा कि उनका बेसिक से बेसिक जो कंसेप्ट होगा क्लियर होगा। बेसिक कंसेप्ट जो होता है एकदम बिल्कुल क्लियर होगा, और उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। बाकी वीडियो को यहीं तक लास्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप सभी को धन्यवाद, सारे स्टूडेंट्स को धन्यवाद, इतना धैर्य बनाकर वीडियो देखे हैं। और मैंने इसके बाद एक 1 शॉट भी लेकर आऊँगा, और वो शॉट हो सकता है कि 2-4 घंटा, 2-4 नहीं, हमको जो लगता है कि 10 घंटा का हो जाएगा या फिर 8 घंटा का हो जाएगा। और उतना देख ले रहे हैं तो फिर आपको बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर के लिए उतना काफ़ी है। तो आप 1 शॉट ज़रूर देखिएगा। चलिए, धन्यवाद सभी को।